गुड मॉर्निंग। देखिए, साउंड क्या आपका मैकेनिकल वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। देखिए, अगर हम लोग साउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब भी अगर हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं तो क्या होता है, एयर में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो डिस्टरबेंस है वो आपका प्रोपोगेट करता है आगे की तरफ। अगर मैंने कोई भी चीज बोली तो जो मेरे पास वाले जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आपके कंप्रेस होंगे। ठीक है, वो कंप्रेस होंगे तो वो आगे वाले को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये पार्टिकल्स मान लीजिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ बोला तो ये पार्टिकल आगे की तरफ वाइब्रेट की। ठीक, अगर आगे की तरफ पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, ये डिस्टर्ब हुआ, ये आगे की तरफ गया, तो इस वाले आगे वाले पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन हुआ, ये फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, रेयर फ्रैक्शन। ये डिस्टर्बेंस फिर आगे की तरफ जाएगा, ये कंटिन्यूएशन में डिस्टर्बेंस आगे आपका चलता जाता है। तो ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ठीक है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंटिन्यूएशन हो रहा है। इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो वेव है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी और आपका वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर इससे पहले हमने साउंड के बारे में बात किया तो सिंपल वहां पे ये आपकी इक्वेशन आई थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे साउंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दो वेव्स आती हैं, एक तो प्रेशर वेव और एक आपका डिस्प्लेसमेंट वेव। हम लोग प्रेशर वेव के बारे में क्यों बात करते हैं, जैसे अगर मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ, जब कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ये कंप्रेस हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साउंड एक्चुअल में जो मूव करता है वो किसके कारण मूव करता है, प्रेशर वेव के कारण। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, साउंड का जो प्रोपगेशन होता है वो किसके कारण होता है, प्रेशर वेव के कारण। प्रेशर का जो डिस्टर्बेंस है, यही डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, फिर ये वापस आया, प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर ये आगे गया, फिर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर ये वापस आया, फिर ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक, तो ये आगे पहुंच गया। ठीक, तो ये कंटिन्यूएशन में जो प्रेशर का वेरिएशन है ये आपके ईयर ड्रम्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हाँ साउंड में कुछ आवाज आएगी आपको। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहे हैं। एक तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, अभी मैं प्रेशर वेव के बारे में बताता हूँ। तो ये आपका साउंड में डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन है। इनिशियल फेज जीरो माना है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस फाइव कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने माना हुआ है कि जो इनिशियल फेज है साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में
वो कितना है, 0 है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नोट कर लिया। प्रेशर वेव डेल्टा पी, ठीक है। प्रेशर वेव होता है आपका डेल्टा पी नॉट। ये साइन फंक्शन है, तो ये क्या होता है, कोसाइन फंक्शन, ठीक। डेल्टा पी नॉट मतलब कि प्रेशर वेव का जो एम्पलीट्यूड है, बीटा के एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि डिस्प्लेसमेंट वेव में और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। लिखते जाइए। डिस्प्लेसमेंट वेव में और प्रेशर वेव में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस, लिख लीजिए, बीटा इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस याद होगा आप लोग क्या लिखते हैं, माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, बल्क मॉडुलस माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन दी हुई है, कर्व दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेव का। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग सिर्फ ट्रांसफर मतलब कि इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेव है कैसा, लॉन्गिट्यूडनल नेचर, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग साइनसॉइडल फंक्शन। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेव है। अब दो पोजीशन दी गई ए और बी, तो आपसे पूछा गया कहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन है और कहां पे मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन। नोट कीजिए क्वेश्चन। दो पोजीशन है ए और बी, तो आपको फाइंड आउट करना है कहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन है और कहां पे मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन है। सोचिए और बताइए किस पोजीशन पे मैक्सिमम कंप्रेशन होना चाहिए और किस पोजीशन पे मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, हम लोग मैक्सिमम के बारे में क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले पोजीशन पे मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि देखिए कॉस ये साइनसॉइडल फंक्शन जीरो हो रहा है ना, तो जो प्रेशर होता है वो क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम। जब साइन जीरो होगा तो कोसाइन फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। तो अभी आपने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है और आपकी जो प्रेशर वेव इक्वेशन है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री का होता है। तो मतलब कि जब ये आपका मीन पोजीशन लेकिन जीरो पे होगा, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट वेव जीरो पे होगा तो प्रेशर वेव अपने मैक्सिमम पे होगा, ठीक। अगर प्रेशर मैक्सिमम पे है तो प्रेशर दो तरीके से मैक्सिमम पे हो सकता है, जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा पी नॉट लिखा था, ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था प्रेशर वेव का, ठीक। तो प्रेशर मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, प्रेशर दो तरीके से मैक्सिमम हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगा कि जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कुछ भी नहीं बोला, सभी एयर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे हैं, तो इसका मतलब अभी जो प्रेशर है वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल पी नॉट,
ठीक। अगर मैंने कुछ चीज बोली, यहाँ पे मान लीजिए कंप्रेशन हो गया, ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, पी नॉट प्लस समथिंग, ठीक। अगर ये रेयर फ्रैक्शन होता तो प्रेशर कितना हो जाता, पी नॉट माइनस समथिंग, ठीक है। तो दोनों केस में प्रेशर मैक्सिमम है, एक तो मिनिमम में प्रेशर मैक्सिमम है और एक बार मैक्सिमम में प्रेशर मैक्सिमम। जैसे हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है नेगेटिव, ठीक है। वैसे प्रेशर में, प्रेशर अपने मैक्सिमम पे जा रहा है कंप्रेशन में, ठीक, और ये मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन में जा रहा है कि कितना मिनिमम हो सकता है। सिर्फ साइन को कन्वर्ट करके सोचिए, तब आपको क्लियर होगा कि हम लोग कह रहे हैं रेयर फ्रैक्शन हो रहा है तो प्रेशर मैक्सिमम कैसे हो रहा है। मैं डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि प्रेशर मैंने कहा कि मैक्सिमम जा रहा है 2 atm तक और मिनिमम भी जा रहा है -2 atm तक। मतलब कि जब -2 atm तक जा रहा है तो कितना हो रहा है आपका रेयर फ्रैक्शन, और जब +2 atm तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, जब ये आपका जीरो पे पोजीशन पे होगा तो वहां पे या तो कंप्रेशन हो रहा होगा या तो रियल फ्रैक्शन हो रहा होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कैसे पता लगाएं कि यहाँ से कंप्रेशन होगा कि रियल फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम प्रेशर वर्सेस वो वाला ग्राफ बनाएं तो फिर बी का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आएगा। ये कैसे पता चलेगा? सर ए पे कंप्रेशन। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, गड़बड़ होगा क्या? ये मैक्सिमम पे है, ये मेरे को कैसे पता? जब भी मिनिमम हो रहा है तो कॉस फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है। ये कैसे पता लगाएंगे कि वो पॉजिटिव वाला मैक्सिमम हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? ए पोजीशन पे तरीका क्या है पता लगाने का? जिस पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पोजीशन के आगे देखिए, इस पोजीशन से आगे और इस पोजीशन से पीछे। अगर इस पोजीशन से पहले देख रहा हूं, इस वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ मूव हो रहा है, नीचे कि ऊपर? ऊपर। मतलब कि टुवर्ड द मीन पोजीशन जाएगा कि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जाएगा? अवे। मान लीजिए कुछ देर के बाद ये आए, हाँ, ये कुछ देर के बाद ऐसे आ गया, ऐसे ही ना, ठीक। तो ये मतलब कि अवे जा रहा है। इसके बाद वाला पार्टिकल, ये वेव ऐसा हो गया ना, तो ये भी क्या जा रहा है आपका, अवे, ऐसे पहुंच जाएगा ये। ट्रांसवर्स नेचर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स की तरफ मत सोचिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बस दोनों पार्टिकल की पोजीशन बताइए कि ये पास जा रहा है कि दूर जा रहा है, ये पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना, पार्टिकल इस हिसाब से वाइब्रेट कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो ट्रांसवर्स में होता है, पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कर रहे हैं, सोचिए। सर ऊपर वाला टुवर्ड्स और नीचे वाला अवे। ये टूवर्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है, तब तो मैं पता ही नहीं लगा सकता कि कंप्रेशन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा। बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा तो सोचिए, आप लोग सोचना बंद कर देते हैं। कैसे? ए नहीं, मेरे को इससे पहले वाले पार्टिकल, इसके बाद वाले पार्टिकल के बारे में बात करना है, तभी मेरे को पता चलेगा कंप्रेशन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब दोनों अवे जा रहे हैं।
सभी के पास कॉपी है ना, तो 2 मिनट उसमें दिमाग लगाइए। सर अवे जा रहे हैं दोनों। दोनों अवे जा रहे हो, बी वाले पे देखिए, देखें आंसर आपको मिल जाएगा। सर ए पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। गलत है, मतलब कि गलत सोच रहे हैं। फिर से सोचिए। ए पे कंप्रेशन है और बी पे रेयर फ्रैक्शन है। अब सोचिए, आंसर मैंने बता दिया। सोचिए, सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका ट्रांसफर रेट नहीं है। हम लोग ट्रांसफर से तो पता लगा लेते हैं कि हाँ ये भी ऐसे जा रही है तो काफी ऊपर जा रहा होगा। इस हिसाब से इसमें सोच ही नहीं सकता मैं। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसकी तरफ। वेव आगे ऐसे मेरा मूव कर रहा है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। कोई नहीं सोच पा रहा है। ए से पहले एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर एस पॉजिटिव है इसका मतलब पार्टिकल आगे मूव कर रहा होगा कि पीछे मूव कर रहा होगा? आगे। आगे, मतलब कि इसके पहले वाले पार्टिकल जो भी हैं ये आगे मूव कर रहे हैं। ए के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ए के आगे वाले, वो कहां मूव करेंगे, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। तो इसके पीछे वाले पार्टिकल भी, इसके आगे वाले पार्टिकल भी इधर आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन। और यहाँ पे क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। इससे पहले क्या नेगेटिव है, मतलब कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इसके बाद क्या पॉजिटिव है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। ट्रांसफर की तरह कभी मत सोचिएगा, आंसर उल्टा आएगा। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कैसे पता लगाया आपने। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो रहा है तो प्रेशर वेव मैक्सिमम हो रहा है, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड पॉइंट कि हम लोग देखेंगे कैसे ए से पहले पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, और ए के बाद पार्टिकल नेगेटिव है, इसका मतलब यह पार्टिकल आपका लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। और इस वाले पोजीशन पे क्या हो रहा होगा? रेयर फ्रैक्शन, पार्टिकल दूर जा रहे हैं। दोनों पॉइंट मेंशन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि जब भी कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन होगा तो डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी।
कंप्रेशन हो रहा होगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, रिएक्शन हो रहा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। आगे मैंने पूछा कि जो प्रेशर वेव है और जो डेंसिटी वेव, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव जीरो। लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज आ गई। यहाँ पे एक आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव है और एक डेंसिटी वेव है। इन डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच में π/2 90 डिग्री का, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में 0 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट वेव और डेंसिटी वेव में इंपॉर्टेंट है थ्योरी से। नोट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर हम लोग बात करें तो साउंड आपका प्रोपोगेट करता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये एक फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, बल्क मॉड्यूलस की जगह यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन सॉलिड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोगों को इन सब का डेरिवेशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है। देखिए जैसे कल मेंस का जो पेपर हुआ था काफी इजी था, फिजिक्स। ठीक है, एक स्टूडेंट ने भी दिया था, लेकिन कई बार होता है ना इजी आ जाता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो खुशी के मारे हमेशा गलत आंसर ही आता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत खुश था कि 24 क्वेश्चन करेक्ट किए, लेकिन विश्वास नहीं था मुझे। ठीक है, कोई होता है, ये हर एक की साइकोलॉजी होती है कि अगर हमें बिल्कुल इजी पेपर मिल जाए देख कितनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि मेरे को सब आता है तो सब करते हुए चलो, खुशी के मारे दोबारा क्रॉस चेक नहीं कर पाते, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने भी किया होगा लास्ट टाइम सिली सिली मिस्टेक, वैसे ही उसने कैलकुलेशन सही किया है, मार्क कुछ और कर दिया, दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब बिल्कुल डेटा बिल्कुल आपस में मिलते हैं सभी डेटा। ठीक है, तो उसने भी कुछ ऐसे ही कर दिया, तो उसके 160 अप्रॉक्स आ रहे हैं।
अगर उसने सही किया होता तो हो सकता है टॉप 100 में रैंक होती है उसकी। तो 160 पे आ गया, 260 का अटेम्प्ट किया था, 100 नंबर चले गए उसके ऐसी नेगेटिव। भले ही गलत करेगा वो तो गई 4 नंबर, और नेगेटिव का एक और चला गया। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, पेपर को देख के कभी खुश मत होइए। अगर एक बार में अगर सही हो जा रहा है, दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए टाइम जरूर बचाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पेपर आपका 2.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। आप लोग पूरा 3 घंटा मार्जिन लेके चलते हैं कि आखिरी समय तक ओएमआर भर रहे हैं सर, 2 मिनट बस 4 ओएमआर बचे हुए हैं बबल्स करने के लिए, तो क्रॉस चेक कहाँ से करेंगे? 3 घंटे को टाइम को 2.5 घंटे में कन्वर्ट कीजिए। अगर एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आप एक्यूरेसी नहीं होगी तो पता ही है कि कहाँ पहुंच सकते हैं। अच्छे रैंक के आते आते बिल्कुल बिल्कुल नीचे हो जाएंगे। अगर उसने क्रॉस चेक कर लिया होता, वो बोला था कि मैं 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर करके बैठ गया था, इतना खुश कि उसने दोबारा देखा ही नहीं, आधा घंटा टाइम बचाने के बाद भी नहीं देखा कि एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि जो मैंने मार्क किया सही किया है कि नहीं किया। वो बस बोला था कि सर आखिरी में इंतजार कर रहा था जल्दी से टाइम खत्म हो, जल्दी से भागू यहाँ से। बोले कम से कम आधे घंटे को देख लेते, रिव्यू कर लेते क्वेश्चन को। बोले तो वही गलती हुई। अब पेपर ऐसा थोड़ी ना कि एक बार थोड़ा इजी दे दिया तो अगली बार भी इजी देगा। हो सकता है फिजिक्स ही टिपिकल कर दे, क्योंकि आईटी का पैटर्न यही होता है कि अगर एक बार फिजिक्स को इजी कर रहा है तो सेकंड अटेम्प्ट में फिजिक्स को हार्ड कर देगा। बहुत किस्मत से मिलता है कि फिजिक्स इजी मिल जाए इंजीनियरिंग, नहीं तो हमेशा केमिस्ट्री ही इजी स्टूडेंट। और आप लोग प्रैक्टिस दीजिए, देखिए इन लोगों का हम लोगों ने प्रैक्टिस डेली का स्टार्ट किया, तो आप लोग भी कह रहे हो कि हम लोगों के लिए क्यों नहीं? हम लोगों के लिए इसलिए नहीं, 500 मार्क्स लेकर आइए, आप लोग भी इस बैच में आ जाइए। ऐसा तो सब कोई कह सकता है ना। एम्स में चले गए कुछ स्टूडेंट और आप लोग धरना देके बैठे हुए हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया? एम्स ने तो कहा ना कि भैया क्वालिफाइंग मार्क्स रखा था आप लोगों के लिए, कि आप इतने मार्क्स लेकर आइए, एडमिशन लीजिए, ठीक है। और इन लोगों का भी मार्क्स अगर जहां 500 के नीचे आया, इन लोगों को हटा दूंगा वहां से तुरंत, एक ही वीक के अंदर। और आप लोग भी ऐसे ग्रांटेड मत लीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये तो परमानेंट हो गया। एक बार भी मार्क्स 500 के नीचे आया, एक वीक गायब कर दूंगा आप लोगों का। मेहनत कीजिए, 500 के ऊपर लेकर आइए, फिर आप प्रैक्टिस सेशन में बैठेंगे, डेली प्रैक्टिस शीट में। ऐसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी को, ठीक है। और आप लोग कि हमें भी करना है, 500 लेकर तो आइए। आ रहा है समझ में? आप इतने दिन से कहाँ थे? ऑनलाइन तो डेली नहीं आ रही थी। अब देखिए ऑनलाइन के कारण क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाए। ऑनलाइन अभी क्या है, ओपन मार्केट है ऑनलाइन का। अगर आप एक भी टॉपिक डालेंगे 100 वीडियो मिलेंगे, ठीक। तो अगर आपको वो 100 वीडियो मिल रहे हैं, कहाँ से सही है, आपको मजा तो बहुत आएगा कि हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये वाला पार्ट है इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। क्वालिफाई कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार आप लोग अलग अलग वीडियोस को देख रहे हैं। ये वाला वीडियो था, इसको हम लोग देख लेते हैं, इस टॉपिक पे अच्छा पढ़ाया गया। आपको नहीं पता कि वो अच्छा पढ़ाया कि नहीं, किसी का रेफरेंस है, उसने बताया कि हाँ इसने अच्छा पढ़ा हुआ है। क्योंकि आईटी वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, वो तो एन वक्त पे उनमें सुधार आ गया, ऑनलाइन के चक्कर में पड़ गए थे कि ये वाला टॉपिक हम लोग ऑनलाइन करें, और उस वाले टॉपिक को ऑनलाइन करते वो 4 महीने में से कोई मैकेनिक से कंप्लीट कर पाता। हमें 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, जो कल स्टूडेंट जिसने दिया एग्जाम, तो उसने अपना माइंड डाइवर्ट किया, वो फिर एक ही जगह रहा। इसलिए आप लोग किसी एक जगह स्टिक रहिए, दो दो जगह जंप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका और को रिलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि अगर मैं एक ही चीज पे चल रहा हूँ तो मैं एक ही पैटर्न पे को रिलेट करूंगा सभी चीजों को जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मैं इधर को रिलेट कर रहा हूँ, ऐसे में भी कई जगह वेव में भी आएगा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो पूरा वेव को ही को रिलेट करूंगा कि हम लोगों ने वहां पे कैसे कैसे किया था। अभी साउंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था और आखिरी 1 डेढ़ महीने में आप लोग माइंड अपना डाइवर्ट कर दिए,
पूरी चीजें गड़बड़ हो जाए। पेशेंस रखेंगे तभी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, और आप लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत कमी है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आया सर तुरंत आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए, उसको सोचेंगे नहीं। एग्जाम आपको देना, मुझे नहीं देना है। अगर मैं आंसर बता भी दूंगा तो उससे क्या फायदा, आपने दिमाग लगाया नहीं। अच्छा ठीक है ये वाला होता है, चलो मेरे को समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो कुछ समय के लिए समझ में आया, फिर 10 दिन के बाद वही क्वेश्चन दोबारा करेंगे, अगर उससे दोबारा 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं किया सेम न्यूमेरिकल में, तो वही दोबारा कंफ्यूजन में आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसको आपने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था। तो इसलिए किसी की चीज के पीछे पड़िए। अब बाबा बोलो मैकेनिक्स वीक है तो मैकेनिक्स छोड़ दीजिए। अभी आप लोगों के पास 140 के अप्रॉक्स हैं पूरे फिजिक्स को जोड़कर, 140 आपके हाथ में है। अगर 140 में 120 भी आ रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे स्कोर कहा जाता है फिजिक्स में। हम लोग तो कहते हैं 100 के अबव फिजिक्स में लेकर आओ। अब 140 150 केमिस्ट्री में, 330 प्लस बायो में कम हो कि इसको अगर इंप्रूव करने को रैंक बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि बायो को प्रायोरिटी दी जाती है मेडिकल स्टूडेंट में। कि अगर आपने बायो का एक गलत किया और फिजिक्स का एक सही कर दिया, तभी सेम मार्क्स वाले में आप लोग बिल्कुल नीचे पे होंगे जिसने बायो करेक्ट किया हो। तो प्रायोरिटी होती है पहले बायो को दी जाती है, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स। तो प्रायोरिटी को भी डिसाइड हमेशा ध्यान में रखिए कि बायो में कम नहीं होने चाहिए। बायो आपका रैंक बढ़ा रहा है, और ये तो सपोर्टिंग है फिजिक्स, कि रैंक बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए। एक भी मार्क्स इसमें कम हुआ, एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा 7,000 रैंक नीचे चले जाएंगे, अगर बायो का एक मार्क्स गलत कर रहा है। 7,000 तक जब आपकी रैंक बहुत पीछे चल रही है, ठीक है। 3,000 के बाद बता 7-7,000 का वेरिएशन आने लग जाता है। 3,000 तक तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन 3,000 के बाद एक भी मार्क्स गया तो सीधे 3,500 तक पहुंचते हैं। उसके बाद अगर आपकी 7,000 रैंक है, उसके बाद एक मार्क्स गलत किया तो आप सीधे 6,000 रैंक नीचे चले जाएंगे। ये बढ़ता जाता है, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, कि अगर रैंक जितनी पीछे हो रही है, एक मार्क्स गलत किया और ज्यादा पीछे हो जाएगी। शुरुआत में 3,000 तक मार्जिन बहुत कम रहता है, तो इस चीज को आप लोग समझिए थोड़ा, क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है, 11th हमारा कंप्लीट हो गया, 12th में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वाइज हम लोग 70-80% फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जैसे जिसको 11th नहीं आती वो कहे कि 12th पे कमांड है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट 11th से कोरिलेटेड है 12th के। चलिए नेक्स्ट आइए। अब देखिए वेलोसिटी और साउंड के बारे में बोला गया कि लिक्विड और गैस में ये होता है और आपका सॉलिड में ये होता है। अब न्यूटन ने क्या कहा, आप ओके लोग ये सब तो आते होंगे। न्यूटन ने क्या कहा था साउंड के बारे में? देखिए न्यूटन ने कहा था कि जो भी आपका लेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर वेरी नहीं, ठीक है। तो टेम्परेचर वेरी नहीं करना, तो जो भी आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव कर रहे हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख लीजिए पहले तो, न्यूटन के हिसाब से जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव जो प्रोपगेट कर रहा था वो कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, आइसोथर्मल। इसका मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर को क्या माना गया, कांस्टेंट माना गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एनआरटी, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी डी पी अपॉन डीवी। ये किसके इक्वल होता है, बल्क मॉडुलस। तो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के हिसाब से क्या आएगा, न्यूटन के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब
इस फॉर्मूले को क्यों नहीं माना गया, न्यूटन के इस फॉर्मूले को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा से मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूं तो कितना प्रेशर है आपका 1 एटीएम, 1 एटीएम है तो वैल्यू पुट कीजिए पास्कल में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ एयर 1.293, इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 279 मीटर पर सेकेंड आता है, अप्रोक्स वैल्यू करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू 279 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 279 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या था आपका 342 या 332, 332। ठीक है, जो आपका जो प्रैक्टिकल डेटा था उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ये एयर में स्पीड है साउंड की। अगर इन दोनों को मैं देखूं, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, लगभग 50 का डिफरेंस है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना गया। अगर ये प्रैक्टिकल डेटा से मैच कर रहा होता तो हम लोग कहते हैं कि इन्होंने जो माना है वो बिल्कुल करेक्ट माना है। कोई भी लॉ तभी बनता है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहे हैं, आपकी जो थ्योरी से डेटा आ रहा है, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक, तो इनके थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इनके हिसाब से जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही थी वो प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच नहीं कर रही थी। ठीक, इसका मतलब है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसको वायलेट कर दिया गया। ठीक है, लिख लीजिए, थ्योरी के क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कोई फॉर्मूले पे बेस यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखिए, जब न्यूटन ने सोचा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसने एक थिंकिंग प्रोसेस दे दिया सभी लोगों को कि हम लोग कुछ ऐसा सोचकर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाप्लास ने उसको थोड़ा सा और करेक्ट किया और उसी को हम लोग कहते हैं लाप्लास करेक्शन। उसने क्या कहा कि जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन, जैसे सिंपल सा सोचिए कि मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ वो आपके ईयर ड्रम तक तुरंत पहुंच रही है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं कहूंगा कि माइक्रो सेकंड में आपके कान तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, 10⁻⁻6 सेकंड आपके कानों तक पहुंच गया मैंने जो भी चीजें बोली। तो ये सोचिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन कितना फास्ट हुआ होगा, इतने टाइम में आपके ईयर ड्रम तक मेरी आवाज पहुंच जा रही है। तो अगर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन इतना फास्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पा रहा। जैसे कि सिंपल, अगर आपने फ्लेम जलाया है, ठीक है, अगर मोमबत्ती ले लीजिए, उस पर आपको फ्लेम लगा दीजिए, ठीक है, फ्लेम जल रही है, उस पर क्या कीजिए, उंगली को बहुत तेजी से कीजिए ऐसे, तो आपको गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था वो बहुत कम था, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि हीट एक्सचेंज हो पाए आपकी उंगली के साथ, तो आपको गर्म नहीं लगता। अगर इसी स्पीड को मैं स्लो कर दूं तो आपको महसूस होगा कि हाँ गर्म लग रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया कि कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन इतने फास्ट हो रहे हैं ताकि इसमें हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल रहा है एटमॉस्फेयर के साथ। इसने कहा कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, और डेल्टा क्यू क्या है, जीरो। हीट एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग इज जीरो। अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पी गामा वी की पावर गामा माइनस वन डीवी। सबसे पहले पी को कांस्टेंट रखा, वी को डिफरेंशिएट किया आपने, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे और आप पी को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको इधर ले जाइए, पी गामा वी की पावर गामा माइनस वन डीवी इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर गामा डीपी। गामा पी इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय वी की पावर गामा माइनस वन डीवी डीपी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, गामा पी
इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो सिंपल v बच जाएगा, v dp अपॉन dv। ये किसके इक्वल है? बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा p डिवाइडेड बाय रो। ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल था। यहाँ पे प्रैक्टिकल डेटा गामा पुट किया गया एयर के लिए 1.4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल, 293, ये अप्रोक्सीमेटली 333 मीटर पर सेकंड आते को एक्सेप्ट कर लीजिए। नोट कर लिया? एक फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, V नॉट दिया हुआ। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V नॉट। VT, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है क्या? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो T है ये लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस है, तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, इसके लिए फॉर्मूला है VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 546। याद रखिएगा T किसमें है, इन केल्विन। टेम्परेचर आपका यहाँ पे केल्विन में। ये खुद भी करके देख सकते हैं। अभी आपने जो वेलोसिटी निकाला तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिखा, गामा p डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, p अपॉन रो क्या होता है, RT बाई एन। ठीक है, तो p अपॉन रो की जगह लीजिए RT बाई एन। उसके बाद आपने क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। जैसे हमें फॉर्मूले को याद रखना है, अगर साउंड की वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे दी गई है और आपसे पूछा फाइंड आउट द वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों का वीडियो फ्रीज है। आ रही है सर। Yes, sir. चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा साउंड की वेलोसिटी पे? आगे मैंने कहा कि प्रेशर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट या कांट से एनीथिंग। इंक्रीज। हाँ, क्यों? हाँ, याद कीजिए क्वेश्चन कराया था VRMS KTG में। क्वेश्चन याद आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे पूछा था कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा, कांट से एनीथिंग। क्यों?
क्योंकि हमें टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक, अगर प्रेशर आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रेशर को देख के कभी भी कमेंट नहीं करेंगे, ना ही वेलोसिटी VRMS में, ना ही वेलोसिटी ऑफ साउंड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कांट से एनीथिंग। रीजन लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। मैंने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, अब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। डायरेक्ट प्रेशर को देख के कभी भी कमेंट मत कीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मार्क कर लीजिए कि जब भी रिवीजन करें इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर है और एक आपका ड्राई एयर है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर? ड्राई एयर की। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। क्यों? तो मैंने पढ़ा फिर से। अच्छा, पढ़ा था, बताइए क्यों? अर्जुन, केमिस्ट्री में भी आता है ना ये सब? तो नहीं आता? डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ह्यूमिड एयर है। ह्यूमिड एयर का मतलब क्या होगा? कि मॉइस्चर है। ठीक, तो मॉइस्चर होगा तो वो एयर पार्टिकल के साथ मिलेगा तो वो क्या कर देगा? हैवी कर देगा। ठीक है, हैवी करेगा तो वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे ग्राउंड पे। ठीक, तो ऊपर जो एयर है वो तो कम रह गया ना, क्योंकि मॉइस्चर को उसके साथ आपका कंबाइन किया और हैवी होके नीचे आ गया, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स कम हो गए। इसका मतलब ह्यूमिड एयर का जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिख लीजिए रीजन। केमिस्ट्री वाले कुछ और लॉजिक देते हैं, पूछ लीजिएगा केमिस्ट्री वालों से। सर शॉर्ट में बताना। ह्यूमिड एयर है तो वहां पे क्या होगा? मॉइस्चर एयर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। हैवी हो जाएगा तो ग्राउंड पे सेटल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स कम हो गया ना एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। यही रीजन है। अगर डेंसिटी कम हो गई, आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू P अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर is less than velocity of sound in humid air. इंटेंसिटी, देखिए जैसे कि हम लोगों ने एनर्जी में पढ़ा था इंटेंसिटी,
तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकलता है, हम लोगों ने वेव में निकाला था, वेव इन स्ट्रिंग में। तो वहां पे इंटेंसिटी आपकी क्या आ रही थी? पावर इज इक्वल टू क्या आ रहा था? 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर म्यू × v, यही था ना। अब पर यूनिट एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी। और मैंने कहा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, वेव इन स्ट्रिंग में। अगर हम लोग साउंड के बारे में बात करें तो साउंड में जो आपकी इंटेंसिटी आती है, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू एस नॉट डिवाइडेड बाई बीटा। एक मिनट, किसी को याद है? मेरे पास लिखा नहीं है तो डिराइव करना पड़ेगा। किसी को याद है फॉर्मूला? किसी को नहीं? डेल्टा पी नॉट स्क्वायर v डिवाइडेड बाई 2 बीटा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये होता है आपका डेल्टा पी नॉट स्क्वायर v डिवाइडेड बाई 2 बीटा। v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस पे क्वेश्चन एम्स बहुत पूछता था। देखिए, आपको पता होगा कि अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैट पे आएंगे। अगर पॉइंट सोर्स है तो आप लोग वहां पे पढ़ते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं? स्फेरिकल। तो मैंने कहा कि ये पॉइंट सोर्स है तो हम लोग स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आपने बना दिया। मेरे से पूछा गया कि इस वाले पॉइंट पे P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इंटेंसिटी, देखो बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही होता है, ठीक। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर पर यूनिट एरिया, यही होगा। अगर मेरे को P1 पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो ये कहा आपने ये R1 डिस्टेंस पे है। अगर ये R1 डिस्टेंस पे है तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर इस स्फीयर का, ठीक है। तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? P डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो सिंपल हम लोग क्या याद रखें यहाँ पे कि अगर आपका पॉइंट के सोर्स है, पॉइंट के सोर्स है, पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s नॉट स्क्वायर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सर एस नॉट क्या है? एस नॉट जो हम लोगों ने साउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी उसका जो एम्पलीट्यूड था, साउंड के डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपके पास पॉइंट के सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, उसकी वेव की इक्वेशन दी है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी। ये साउंड की इक्वेशन है, जो साउंड सोर्स है आपका, ठीक। तो मेरे से बोला गया कि ये साउंड सोर्स है और यहां से किसी भी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इसकी इक्वेशन क्या होगी?
बेसिक को मत भूलिएगा, ये एम्स का क्वेश्चन है। हम लोग वेव को याद कीजिए, जो हम लोग वेव स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, क्या मेरे को सोर्स की इक्वेशन पता है, मेरे को सोर्स की इक्वेशन पता है ना? और सोर्स क्या करता है? एसएचएम, ठीक है। तो ये सोर्स देखिए एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को सोर्स की इक्वेशन पता है। अगर किसी भी पॉइंट की मेरे को अगर इक्वेशन निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ? टी को रिप्लेस कर देता हूँ टी माइनस एक्स अपॉन वी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस वाले पॉइंट की इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? आपने टी को रिप्लेस कर दिया, टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स की जगह क्या है? आर। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अगर सोर्स का देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इसलिए चेंज होती है साउंड के केस में। अगर सोर्स का, जैसे हम लोगों ने वेव इंडियन स्ट्रिंग पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि एम्पलीट्यूड तो सेम रहता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल केस में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे साउंड के बारे में बात करें, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस रूम तक मेरी आवाज है, लेकिन जो रोड पे खड़ा होगा उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि वहां तक मेरी आवाज पहुंचते पहुंचते उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला गया। एम्पलीट्यूड कम होता चला गया, इसका मतलब इंटेंसिटी वहां पे पहुंची नहीं एनर्जी की, तो उसको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहां पर मेन एम्पलीट्यूड का मुद्दा आता है। एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा? ऊपर लिखा है, उसको यूज कीजिए यहाँ पे। एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये है ना रिलेशन, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो किसी भी r पॉइंट पे अगर मैं डेल्टा पी लिखूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकता हूं। अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो अगर सोर्स का एम्पलीट्यूड डेल्टा पी नॉट है तो पी पॉइंट पे कितना एम्पलीट्यूड पहुंचा होगा? 1/r फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा ना। देखिए इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड? डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाई आर। नहीं आया समझ में? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। तो आपने कहा इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि 1/r फैक्टर डिक्रीज होता जा रहा है एम्पलीट्यूड। जितनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगी 1/r फैक्टर आपका डिक्रीज होता जाएगा एम्पलीट्यूड का, तो इंटेंसिटी कम पहुंचेगी। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाई आर, जो भी सोर्स का एम्पलीट्यूड था उसका 1/r फैक्टर। आ गया? अगर लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स है, ठीक, ये सोर्स है, तो किसी भी P पॉइंट पे जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है, सेम यहाँ पे डेल्टा P कितना होना चाहिए? डेल्टा P नॉट। याद कीजिए जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनता है लाइन सोर्स के लिए? सिलेंड्रिकल, ठीक है। वही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये होगा ना, 2πrl लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर। तो डेल्टा पी नॉट कितना हो जाएगा? 1/√r। तो अगर मेरे को सोर्स की इक्वेशन दी हुई है, सोर्स की इक्वेशन है डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी, तो किसी भी r डिस्टेंस पर अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा? साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स की जगह r अपॉन वी। और इंटेंसिटी का ये कितना हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट
आ गया समझ में? यहाँ पे 1/r रूट फैक्टर से डिक्रीज करता है। अगर सोर्स मतलब कि इन्फिनिटी पे है, अगर हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे कि सन के केस में बात किया था, वहां पर उन्होंने डिफाइन किया था सोलर कांस्टेंट, ठीक, कि सन हमारे अर्थ से क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो वहां पे जो भी एनर्जी आ रही थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो यूनिफॉर्म होगी और पैरेलल होंगी, कहते हैं ये बात, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेज में भी बात करते हैं कि अगर सोर्स, अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो जो भी रेज होती है वो आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। तो आपकी ये क्या है, पैरेलल है, मतलब कि यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होती है तो उसकी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, प्लेनर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका प्लेनर होता है। हम लोग ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में आएंगे, अभी क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है साउंड में इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आपकी पैरेलल्स होती हैं रेज, तो हम लोग इंटेंसिटी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। अगर रेज अगर आपकी पैरेलल होती है तो हम लोग इंटेंसिटी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, अब मेरे को यहाँ पे पूछा गया किसी भी आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो इसकी है वो यहाँ पे भी होगी, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन इसका मेन यूज नहीं आता क्योंकि ये आपका थोड़ा सा मिस गाइड करता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज होना चाहिए, वो एनर्जी वगैरह में हम लोग इसको मान लेते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, नहीं बनता है, बस एक कॉन्सेप्ट है अप्लाई करने का। क्लियर है? तो कल हम लोगों का होगा स्टैंडिंग वेव इन साउंड, ठीक है। हम लोगों ने जो जो पढ़ा था वेव इन स्ट्रिंग में, स्टैंडिंग वेव वहां पे पढ़ा था कि जो फिक्स एंड और जो आपका फ्री एंड है, यहाँ पे सेम चीजें रिपीट होंगी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए और आपकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। फिक्स एंड वाले से भी सेम फॉर्मूले यहाँ पे होंगे किसके, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, और जो फ्री एंड वाले फॉर्मूले वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे क्लोज एंड पाइप के लिए, ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक। तो कल उसको जल्दी से खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ कल क्लास होगी, मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है। कल क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। चलिए, तो कल का टॉपिक एक बार थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा कि स्टैंडिंग वेव इन साउंड क्या होता है, ताकि हम लोग ज्यादा ध्यान किस पे दें, बीट फ्रीक्वेंसी पे। दो वाले तो आपको सभी को आते हैं समझ में कि हाँ दो वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हम लोगों का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट ज्यादातर चांसेस होता है कि वो बीट से पूछता है। आपने देखोगे बीट वाले, ट्यूनिंग फॉर्क वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, और 3 फ्रीक्वेंसी है उसमें हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है n-1 n+1, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक। इसका बेसिक देखेंगे कि हाँ ये कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका डॉपलर इफेक्ट, तीनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बीट को हम लोग एक्चुअल में समझेंगे कि बीट का मतलब होता क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम वेलकम।